आधा वर्ष आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। अजीज़ तलबा व तालबात और अहबाब, आइए आज हम कुमार भारती उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का तीसरा सबक जिसका नाम है भोला देखेंगे, जो राजेंद्र सिंह बेदी ने कलमबंद किया है, तहरीर किया है। देखिएगा। पहली बात, उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लाट, किरदार, ज़मान व मकाम, मरकज़ी ख्याल और उसलूब की अफसाने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लाट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं। इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि इसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफसाने में माहौल की जुज़ियात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। जान पहचान। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। उनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती अंसुर कार फरमा होता है। दाना वो दाम, गिरहन, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे कलम हुए उनके अफसानों के मशहूर मजमुए हैं। अफसाना भोला उनके मजमुए दाना व दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे साधे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। उनका इंतकाल 1984 को मुंबई में हुआ। देखिए, सबक यहाँ से शुरू होता है, समाप्त कीजिए। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जौहड़ में फेंक दी थी। माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? माया ने अपने लाल को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म, उस पर मुसीबतों का मारा, बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ओंगने लगा। ज़रा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला,
बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूं, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूं। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समुंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविंद बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा, ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। देखिए, दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायंती में पांव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने जेरे लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायंती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होगे। अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके तुम जिम्मेदार होगे।